सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जहां आज कारोबार में बेहतरी देखी गई है। 150 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया 100 इंडेक्स में, और फिर 75,600 से जायद की सतह पर आज इंडेक्स पहुंचा है। अब ये सिलसिला आगे किस तरह से जारी रहेगा, क्या आज मार्केट में सूरत हाल रही, इसी पर हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइए स्टॉक मार्केट में सूरत हाल कैसी रही, कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ये 150 से ज़्यादा भी बढ़ा या फिर ये यहीं पर रुक गया इजाफा, और क्लोजिंग इंडेक्स क्या रहा? 667 के लेवल तक मार्केट जो है वो गई थी। तमाम उसके बाद जिस तरह मार्केट में अगर हम बात कर लें तो जो बजट आने आमद है, उसके बाईस खासी जो सरमायाकार है महतात रवैया अख्तियार करें, और यही वजूहत है कि मार्केट का जो एंड था वो 681 पॉइंट जो है वो कमी से हुआ, और 74,836 के लेवल पर मार्केट जो है वो जो है वो क्लोज हुई थी। जो सरमायाकारों से हमारी बात हुई उनके मुताबिक जो बजट में चीज़ें हैं और IMF के साथ जो प्रोग्राम हैं उसके हवाले से जो है वो खासा महतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और जो नई पोजीशन हैं और जो इसकी खरीदारी है उसको लेने से जो है वो गुरेज किया जा रहा है। तो थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव रहा है, और मार्केट एंड पर जो है वो 681 पॉइंट कमी हुई है, और 74,836 के लेवल मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। जी ठीक है। अब कफिल, ये चूंकि आप पोर्ट पर ही मौजूद हैं और ये कंटेनर जो आज पहुंचा है MSCN, ज़रा इससे मुतालिक भी बताइएगा। 19,000 से ज़ायद इसमें कंटेनर्स मौजूद हैं इस कार्गो शिप में, तो कब से ये सिलसिला इसको ऑफलोड करने का शुरू होगा, कितना वक्त लगेगा और कितनी अहमियत है इस जहाज़ के कराची पहुंचने की? देखें, ये इसमें अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतना तवील जहाज़ जो है वो यहाँ पहुँचा है, और अगर हम बात कर लें 400 मीटर ये तवील है, और इस पर जो है वो गुंजाइश 19,000 से ज़ायद कंटेनर्स की जो है वो रखने की है। इसमें जो बताया गया है पोर्ट ऑफिसर्स की जानिब से, तो उनके मुताबिक 4,000 जो है वो एक्सपोर्ट की और 3,000 जो है वो इम्पोर्ट कंटेनर्स हैं, और 36 घंटे का वक्त ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ स्टे करेगा। दैन उसके बाद इसकी जो अगली मंजिल होगी वहाँ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्योंकि ये चेयरमैन KPT जो हैं सैयदान रजा साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, उनके मुताबिक ये सेंट्रल एशिया का जो ट्रेड है उसको बढ़ाने में खासा मुआविन साबित हो सकता है इन फ्यूचर में, और जिनका ये भी कहना था कि आइंदा भी ऐसे जहाज़ जो है वो पाकिस्तान की जो नया KPT है वहाँ पर लंगर अंदाज होने की तमाम सहूलियात जो है वो दस्तियाब हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज किया जा चुका है, और अब जो तमाम इक़दाम है वो किए जाएंगे, और जो यहाँ तमाम कैंडिडेट जिनको यहाँ अपलोड करना है उनको किया जाएगा, और फिर कल यहाँ से रवाना किया जाएगा। और कल बाकायदा शाम में एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें तमाम पोर्ट्स के जो ऑफिसर्स हैं और मुमकिन तौर पे जो है वो वफाकी वजीर भी उसमें जो है वो शिरकत करेंगे। ठीक है कफील, चलें वक्तन फ़क्तन आपसे इस बारे में भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दोनों खबरों पर अपडेट। क्राइम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, चूँकि अब बजट की आमद है और 7 से 9 जून के दरमियान किसी भी तारीख को बजट अनाउंस किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का जो चाइना का दौरा है उस हवाले से तारीख का तयन किया जाएगा। अब इस सिलसिले में वज़ारत ख़जाना ने एक माहाना आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। अब मुख्तलिफ फिगर्स भी सामने आ रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर टैक्सेस में इजाफा हो सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर टैक्सेस की तजवीज़ को मुस्तरद किया जा रहा है, तरक्याती बजट को उसमें इजाफा हो सकता है, और क्या इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस इजाफे को बर्दाश्त कर सके। फिर 1200 अरब रुपए रखने का तरक्याती बजट को फैसला किया गया है। कौन से ऐसे बड़े खर्चे हैं जो कि हुकूमत इस वक्त कम करने पर अमली कदम उस सिलसिले में उठाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो नईम कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। अब ये बजट जो आने वाला है इससे क्या तवक्को है आपकी, इसमें कितना अवामी रिलीफ हो सकता है, कितना मजीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इस बजट से अगर मईशत की हकीकी सूरत हाल को देखा जाए तो मुझे मुश्किल लगता है कि अवाम को कोई बड़ा रिलीफ इस बजट में मिल सके। बिलखसूस अगर ये जो बजट IMF तैयार करने को कह रहा है, जो शराइत IMF आयद कर रहा है, उनकी मौजूदगी में कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, IMF का ये मुतालबा है कि सेल्स टैक्स की जो है वो छूट वापस ली जाए। हत्ता कि जो अभी 15 रोज़ा मिशन आया हुआ था IMF का, वो जो वापस गया है वो भी अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को रिपोर्ट करने के बाद ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम में जाया जाए या ना जाया जाए। अच्छा। देखिए, अगर तो सेल्स टैक्स की छूट वापस ली जाती है तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर चीज़ पर 18% सेल टैक्स लगाना पड़ेगा।
इस वक्त 290 अरब रुपए की जो है वो सेल्स टैक्स की छूट है, जिसमें से 140 अरब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की छूट है। सही। इसके अलावा भी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उन पर 5% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ दी जा रही है IMF की जानिब से। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि जब IMF का ये मुतालबा है कि जुलाई में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, गैस की कीमतें एडजस्ट की जाएं और उनका सजेस्ट करदा बिल जो है वो कौमी असम्बली बजट जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाए। इस वक्त देखिए सूरत हाल ये है कि 10,000 अरब तो हमें देना है कर्जों की मद में, जबकि मौजूदा जो रवा माली साल है इसमें जो टारगेट है FBR का वो 9,230 अरब है। सही। और अगले बजट ये जो तजवीज़ है IMF की वो है 12,900, यानी 3,700 अरब एक साल में इजाफी रेवेन्यू FBR ने जमा करना है, जो तकरीबन नामुमकिन है इन हालात में। तो और जो रवा माली साल जो 9,230 अरब का टारगेट है उससे 40% ज्यादा है। मुल्क में जो मईशत पे इस वक्त जमूद तारी है और जो शरह सूद 22% है उसकी मौजूदगी में और इम्पोर्ट्स की कमी की वजह से ये टारगेट तकरीबन नामुमकिन है। अगर IMF का ये मुतालबा मान लिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इंट्रो में ये कह रहे थे कि तरक्याती बजट के लिए 1,000 रुपए 1,000 अरब जो है वजारत खजाना ने सजेस्ट किया है, लेकिन वजीर आजम साहब के बारे में मालूम हुआ कि उनकी ख्वाहिश है कि इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 1,500 अरब किया जाए। लेकिन इन हालात में देखिए क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, चले नईम साहब मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी अकमल साहब, ये ज़ाहिर लग्जरी आइटम्स, वो इम्पोर्टेड आइटम्स जो कि गैर ज़रूरी हैं उन पर टैक्सेस बढ़ाया जा रहा है, चलें वो समझ आता है, लेकिन ये अगर सेल्स टैक्स की छूट खत्म हो गई, अगर IMF का इतना प्रेशर ले लिया इस गवर्नमेंट ने, तो फिर ये पब्लिक का क्या होगा जो पहले इन्फ्लेशन से परेशान है? देखिए, सेल्स टैक्स जो है ना वो एक ऐसा सोर्स है जो आसानी जो है ना जिसके जरिए टैक्स हुकूमत कलेक्ट कर लेती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ती। बस सिर्फ और सिर्फ जी 1% सेल्स टैक्स बढ़ाया एंड दैट्स ऑल। अब दूसरा इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो उसमें ज़ाहिर है आपको जो है ना वो पूरे लोग रिटर्न जमा कराते हैं और कैलकुलेशंस और अलावा वाला इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब सेल्स टैक्स जो है जी चौधरी अकमल साहब आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ इन तक पहुंच सके। नईम कुरैशी साहब, ये इसका मतलब जी चौधरी अकमल साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल आपको दूं, मैं अगर आपको इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल है तो एक रक्शे वाला या एक मोटरसाइकिल वाला उसको भी उतना ही मिलता है और उसके ऊपर टैक्स उसका उतना ही कटता है 17% जो नॉर्मल एक प्राडो या लैंड क्रूजर वाले का कटता है। तो दिस इज दी बैक जिसका इसका जो इम्पैक्ट जो है ना इसका वो इसलिए जो है ना वो अच्छा नहीं होता खासतौर पे गरीबों के लिए कि ये जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड लगता है। लेकिन IMF की तरफ से सेल्स टैक्स बढ़ाना ज़ाहिर है ओवरऑल हुकूमत को जो है ना वो रेवेन्यू अपना बढ़ाना है, तो उसके लिए ये सेल्स टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगाना तो पड़ेगा और वो टैक्स हुकूमत को हासिल करना पड़ेगा। तो इसको मानने के अलावा कोई ऐसा हमारे पास चारा है नहीं। लेकिन अगेन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये अक्रॉस द बोर्ड होता है और इसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं, तो ये चीज़ बहरहाल अकाउंट फॉर करना पड़ेगी। अच्छा, तो चौधरी साहब इसका मतलब ये हो कि जो अगला बजट है वही दरअसल तय करेगा कि आपको IMF प्रोग्राम मिलना है या नहीं। अभी जो ये 10 रोज़ा नेगोशिएशन हुई इसमें इसका मतलब कि पाकिस्तान IMF को कन्विंस करने में नहीं कामयाब हो सका बल्कि उल्टा नई शराइत को लेकर आ गया। पाकिस्तान की बेसिकली ये पोजीशन ही नहीं है कि वो कन्विंस कर सके या उनको अपनी जो है ना वो किसी किस्म की कोई शराइत बता। हमारी इकोनॉमी की पोजीशन जो है ना वो ये हुई है। ऑल्दो कि आज वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमी की रिपोर्ट जो जारी की है उसमें अशारिये पॉजिटिव सिम्त की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो नॉट दैट इज अप टू द मार्क। तो हमें उनसे डिक्टेशन तो लेनी ही होगी और इनफैक्ट मतलब वी हैव नो चांस टू से नो।
बट देयर आर सर्टेन थिंग जो हम अपने तौर के ऊपर भी एक्शंस ले सकते हैं। तो उनको अगर हम एक्शंस को ले लें तो शायद वो जो जो IMF वाले अपनी तरजीहात बता रहे हैं उनमें थोड़ा प्लस माइनस हो सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूँ कि जैसे FBR है या टैक्स जो कलेक्ट होता है उसके दरमियान जो करप्शन वाला एलिमेंट है, उस करप्शन के एलिमेंट को ख़त्म कर दिया जाए तो बगैर मजीद कोई टैक्स बढ़ाए हुए हम एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं विद इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। इसी तरीके से आप देखें कि FBR के इंटरनल जो ब्यूरोक्रेसी उसमें बैठी हुई है उसमें ज़्यादा CSS के लोग हैं। अब उसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का रोल जो है ना वो बहुत कम है, यानी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से मुराद ICMA पाकिस्तान के मेंबर हों या ICAP के मेंबर्स हों, तो वो लोग उसमें जो है ना वो अगर हो तो वो ज़्यादा तरीके से बेहतर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर टैक्स का रिकॉर्ड्स में कोई मैनिपुलेशंस है उनको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दीगर अफसरान। तो इंटरनल जो रिफॉर्म्स है ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो FBR हो या हमारा पूरा टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म हो, इसको अप टू डेट करना पड़ेगा और इसको लेस जो है ना मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम और सब कुछ सिस्टमेटिकली हो तो हम एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज माय सजेशन के बगैर जो है वो ज्यादा टैक्स को अगर आपने रेट्स या ये चीजें बढ़ा नहीं लगानी तो आपको टैक्सेशन। ठीक है, अभी टैक्स रिफॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं चौधरी साहब, और इस पर नईम कुरैशी साहब की भी हम राय जानते हैं कि नईम साहब ये टैक्स रिफॉर्म्स अब तक हो क्यों नहीं पा रही हैं? टैक्स रेट हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, वो कारोबारी तबका हो या वो सैलरीड पर्सन हो या वो सेल्स टैक्स की मद में हो, लेकिन टैक्स नेट को हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। उस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रही है हुकूमत, या कोई मौसर प्लानिंग ऐसी कोई फार्मूला क्यों नहीं सामने आ रहा कि उस टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके? सर ये इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जो लोग हुकूमत में हैं, हमारे यहाँ जो रूलिंग क्लास है वो चाहती ही नहीं है कि जो टैक्स नेट है उसका बेस जो है ब्रॉडर किया जाए। देखिए कितने तवील अरसे से असेंबली में तकरीरें की जा रही हैं कि एग्रीकल्चर पर जो है टैक्स लिया जाए। हकीकत ये है कि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं ले रहे। इसी तरह रियल इस्टेट में जो है वो भी हम कोई खातिर ख्वाह टैक्स लेने में नाकाम है, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में रियल इस्टेट जो है वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। हमने लोगों को इसी सिमत लगा दिया है। हकीकत यह है कि जब तक हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं होगी, जब तक टैक्स नेट को हकीकी मानों में बढ़ाया नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने दुकानदारों पे 3,000 रुपए का टैक्स लगाया था, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि किस सियासी शख्सियत ने उन्हें कहा था कि जी ये टैक्स हटा दिया जाए। तो मामला ये है कि अगर मईशत को सियासत की देखेंगे, अगर मईशत को आप सियासत की नज़र कर देंगे या सियासी मफादात की नज़र कर देंगे तो यही होगा जो पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि यही बातें घूम फिर के की जाती हैं। यही अफराद पहले भी वजीर ख़जाना बन चुके हैं, यही लोग वजारतों में रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आ रहा। हमारा टोटल जोर जो है वो इसी बात पे होता है, जो सैलरीड पर्सन है उनका टैक्स बढ़ा दिया जाए, जो लोग रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में उन्हीं पर मजीद बोझ डाला जाए, लेकिन हम नए लोगों को लाने में हमेशा नाकाम हो जाते हैं। तो अब नईम साहब, चूंकि माजी में जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं वो डायरेक्टली सियासी जमातों के नुमाइंदे होते थे, उनके मेंबर भी होते थे, इसलिए उन्हें वो वजारत मिल जाती थी। अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का तो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, तो अब ये उनको जब लेकर आया गया है तो उनकी जो अभी तक की पॉलिसीज़ हैं, ज़ाहिर है अभी सिर्फ 100 दिन गुजरे हैं, 100 दिन कोई बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं होता किसी की कारकर्दगी को परखने के लिए, लेकिन इंटेंट आपको नज़र आ रही है, आगे का ट्रैक आपको सही नज़र आ रहा है उनकी लीडरशिप में? देखिए आपके सवाल में ही इस बात का जवाब पिन्हा है कि जब एक सियासी जमातों की हुकूमत हो और उसमें कहीं बाहर से एक आदमी को ला के इम्पोज कर दिया जाए तो वो कितना बाइख्तियार हो सकता है, कितना खुद मुख्तार हो सकता है और वो क्या तब्दीलियां ला सकता है। जब तक हुकूमत की विल ना हो, वजीर ख़जाना तो एक हिस्सा है हुकूमत का, लेकिन अगर वजीर आज़म की ख्वाहिश ना हो या ताकतवर हल्कों की ख्वाहिश ना हो तो तन्हा वजीर ख़जाना कुछ भी नहीं कर सकता। और आप देख ही रहे हैं, देखिए हमें गुफ्तगू हक़ाइक़ पे करनी चाहिए। अगर हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये है, आप खुद बताइए मौजूदा हालात में जो वजीर ख़जाना है वो हमें कितने इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। सही। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि वजारत तवानाई जो है, वजारत मनसूबाबंदी जो है,
उसको भी पीछे धकेल दिया है और सारे मंजर पर जो है वजारत ख़जाना जो है वो छाई हुई है और कुछ मखसूस लोग हैं। आपको पता है कि आज भी वजारत ख़जाना में जो है वो कहाँ से मदाखलत की जा रही है और वज़ीर ख़जाना के पास कितने इख्तियारात हैं। तो मुझे इन हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद मैं चाहता हूँ। मेरी जाहिर है एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि SIFC भी जो है वो कुछ कारनामा सर अंजाम दे दे, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई रोशनी कम से कम मुझे नजर नहीं आती जनाब। अच्छा, तो चौधरी अकमल साहब, आपको कितनी उम्मीद है? अभी सऊदी अरब के साथ मामलात आगे बढ़े, अभी ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकी है, लेकिन एक कमिटमेंट की हद तक मामला है। फिर UAE का जो दौरा था उसमें 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो अब ये दो ममालिक और फिर जो दीगर दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो भी अगर इन्वेस्टमेंट पर राज़ी होते हैं तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इन हालात में? देखें, SIFC के प्लेटफॉर्म से जितनी एफर्ट्स की गई हैं, मैं तो उनको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। और जी चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ये एक बड़ा मैं उसके हक में हूँ कि SIFC को होना चाहिए और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने में वो किरदार अदा कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर पे सियासी तौर पे अगर आप देखें, और जो जितना दर्जा हरारत हर दूसरे दिन बढ़ रहा होता है, फिर बीच में जो है ना वो अदालतों की तरफ से भी इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो ये अल्टीमेटली हुकूमतों का और इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल नहीं होने देते। एज ए रिजल्ट जो है वो रिलेक्टेंसी जो है ना वो शो की जाती है। तो कमिटमेंट्स हुई हुई हैं, वादे हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अंदरूनी महाजराई की कैफियत है, जो इसको जो है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन करने की जरूरत है, जिसमें खास तौर पे PTI से जो है ना वो मैं कहूँगा कि चीज़ों को कूल डाउन की तरफ लाएं, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चीज़ों को लेके आए, ताकि जो है वो मामलात आगे बढ़े। इस तरह तो अगर हम स्टैंड स्टिल रहेंगे तो अल्लाह ना करे ये तो हमारी जो है वो एक किस्म की स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी यूनिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको ना बड़े अच्छे तरीके से PTI को देखना चाहिए, ताकि SIFC की एफर्ट्स और पूरे मुल्क की एफर्ट्स, हुकूमत की एफर्ट्स सारी की सारी जब भी कामयाबी की तरफ जाएंगी, जब सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। और इस हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड ऑन बोर्ड होना चाहिए, तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। अदरवाइज जो है ना वो कमिटमेंट्स और वादे वगैरह, यानी जो काम SIFC ने करना था या हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना था, वो तो अपना सारा काम करा के बैठे हुए, लेकिन अब अंदरूनी हालात ही जिन्हें वो होने नहीं दिए जा रहे, इस तरीके से स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी जा रही। ठीक है, तो यानी माशी बेहतरी उसी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो मईशत मजबूत हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और मुल्क में से चीनी एक बार फिर एक्सपोर्ट करने का फैसला होने जा रहा है। वजारत तिजारत ने इस फैसले के खिलाफ अपना एक तजवीज़ दी है। वो इसके हक में नहीं है कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन अब ये मामला आज शुगर एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाएगा। अप्रैल 2024 तक के जो आदाद शुमार हैं 30 अप्रैल तक के, उसके मुताबिक इस वक्त 44 लाख मैट्रिक टन चीनी पाकिस्तान में मौजूद है और ये अगले 6 माह के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर इसको एक्सपोर्ट किया गया तो फिर जो पाकिस्तान में इसके रेट मुकर्रर हैं 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, फिर ये रेट काफ़ी बढ़ सकते हैं। चूँकि अफगानिस्तान की जानिब से इस वक्त ये पेशकश है कि वो 166 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पाकिस्तान से चीनी खरीदने को तैयार है। अब एडवाइजरी कमेटी क्या फ़ैसला करती है, एडवाइजरी बोर्ड अपनी क्या तरजीहात सामने रखता है, और फिर अगर ये फैसला एक्सपोर्ट के हक में हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में क्या एक बार फिर चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी, कीमत एक बार फिर 180 से 200 रुपये हो जाएगी, क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर पंचायत के हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमर साहब, ये आज शुगर की जो एडवाइजरी बोर्ड है इसका इजलास होने जा रहा है, और उसमें अगर ये फैसला हो जाता है कि शुगर एक्सपोर्ट करनी है तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तानी मार्केट से एक बार फिर चीनी शॉर्ट हो जाएगी, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। क्या हालात हो सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें, ये जो क्रशिंग सीजन है इनका ये जाके स्टार्ट होना है दिसंबर में पाकिस्तान में, और आप अभी तो बहुत सारा टाइम है, आप क्यों एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है कि आप अभी से इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, और इनके पास ज़रूरत की चीनी मौजूद है। कल को फिर यही ड्रामा होगा जिस तरह गंदम में हुआ है कि पहले एक्सपोर्ट होगी,
फिर उसके बाद इंपोर्ट होगी, चीनी की मुल्क में कमी होगी, रेट बढ़ाए जाएंगे और यही मोनोपोली फिर चलती रहेगी। तो इसको देखना तो ये चाहिए हमें। तो अभी तो सीजन को दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, ये क्रशिंग अपनी दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो इसे अभी हरगिज नहीं करना चाहिए, ये टाइम नहीं है एक्सपोर्ट का। तो उमैर साहब, ये मामला एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी क्यों जा रहा है, जब ये पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है? इस वक्त जो गंदम वाला मामला है उसकी मिसाल सबके सामने मौजूद है, इसके बावजूद भी इस मामले पर गौर किया जा रहा है, चाहे फैसला उसके खिलाफ ही आए, चाहे एक्सपोर्ट ना करने का फैसला हो, लेकिन फिर भी क्या ये एक गौर तलब मामला है कि इस पर किसी सेटिंग में बैठकर बात की जाए? सर बिल्कुल, इस पे देखिए आप, बात ये है कि जब भी बेसिकली ये जो मिले हैं तमाम सियासी लोगों की हैं और इन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। आपने जैसे पिछले अदवार में भी देखा कि 11 अरब की सब्सिडी दे दी गई और इसी तरह बेतहाशा दफा इन्हें एक्सपोर्ट के लिए इवन सब्सिडी दी जाती रही है। तो अभी आप दूसरी तरफ अगर गंदम की हालत देख ले तो गंदम में तो आप मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब फतह कर लिया, उन्होंने किसानों को हरा लिया, किसानों को मार लिया और उन्होंने पंजाब फतह कर लिया। उनकी जीत है कि उन्होंने किसानों को कंगाल कर दिया और अब ये मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे कि पहले छोटे शहरों की मार्केटें वीरान होंगी इस गंदम की तबाही की वजह से। और उसी तरह जिस तरह अभी चावल भी आप देख रहे हैं कि चावल को भी जानबूझ के इसकी एक्सपोर्ट्स को रोका जा रहा है और इसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से चावल की प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। और अगर यही धंधा होता रहा तो फिर इस मुल्क को तबाही से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर कोई आप बाहर से IMF से कोई बंदा ले आए, कोई अमेरिका से ले आए, जहां से मर्जी ले आए, इसकी मुल्क की तबाही को नहीं रोक सकता। अगर आप ज़राअत को तबाह करेंगे, ये मुल्क ज़राअत पे ही चलना है, ज़राअत खड़ी होगी तो मुल्क चलेगा। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या ये बैरून मुल्क की कोई साजिश है, क्या इंटरनेशनल कोई साजिश है? हमारे जो सियासतदान हैं वो इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। मतलब जो आप चावल की कीमत में भी कमी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो एक एंड कंज्यूमर तक उस तनासुब से वो फायदा नहीं पहुंच रहा जिस तनासुब से कमी की जा रही है। अब ये बताएं कि अगर ये पार्शल इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी 10 लाख मेट्रिक टन या 12 लाख मेट्रिक टन की इजाजत अगर मिल जाती है, तो ये इससे भी जो इस वक्त यहाँ पर प्राइस है 140 रुपये फी किलो चीनी का, उस पर फिर ये फर्क पड़ेगा। फिर हर मिल चाहेगी कि हम अपनी चीनी को स्टोर कर लें और हम उस एक्सपोर्ट की दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। जब ये एक्सपोर्ट की इजाजत होगी तो दूसरी तरफ चीनी यहाँ पे डंप होगी, असल एक्सपोर्ट कम होगी, लेकिन वो अफवाह फैला के फिर इसके रेट्स को हाई किया जाएगा। ये सरासर पब्लिक के साथ ज्यादती होगी कि पब्लिक को आप ब्लैक कर दें, चीनी को भी, जिस तरह बाकी चीजें ब्लैक है, किसानों की खाद ब्लैक होती है, जो जिस टाइम पे जौन सी खाद की जरूरत होती है वो ब्लैक हो जाती है। इसी तरह आप चीनी भी जो है इस मुल्क के लोगों को लाइनों में लेके खड़े होके लेनी पड़ेगी अगर ये एक्सपोर्ट हो गई तो। सही। और उमैर साहब, अभी जो इसकी कीमत है मार्केट में जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा है 140 रुपये, क्या ये मुनासिब कीमत है या ये भी काफ़ी ज़्यादा और इसमें भी कमी की गुंजाइश है? सर बिल्कुल कमी की गुंजाइश है। देखिए इसमें तो आप अगर इसमें जितने इसके इनपुट्स होते हैं, जितनी इसमें से आप बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं चीनी के अलावा गन्ने में से, तो वो सारी की सारी सेल होती हैं। इवन के जो बगास है वो भी सेल होता है, जो चूरा जिसे कहते हैं वो भी सेल हो जाता है। तो ये तो इंतहाई फायदेमंद काम है। और दूसरे नंबर पे फिर ये कि जब किसान से गन्ना लेते हैं तो उसे पैसे नहीं देते, पैसे भी नकद नहीं मिलते, और पैसे गन्ना चीनी बना के बेच के फिर पैसे देते हैं, और बाज मिले तो साल 2-2 साल पैसे नहीं देती किसानों को। और उमर साहब, ये जो गंदम की सूरत हाल पैदा हुई थी, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने जब नहीं खरीदा गंदम, तो अब किस तरह से फिर उस गंदम को फ़रोग़ किया गया किसानों की जानिब से, कितना उनको नुकसान हुआ है? KPK से जो ऑफ़र आई थी, ज़ाहिर है उस पर भी पंजाब हुकूमत की जानिब से वो पाबंदी सामने आई, तो वो क्या मामला बना है फिर आगे चलकर? सर उसमें ये हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने पहले तो बहाने बनाती रही कि अभी गंदम में नमी है, हम इसलिए नहीं खरीद रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्टेट रिफ्यूज कर दिया। और बड़ी शर्म की बात है कि मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि मैंने करप्शन का रास्ता रोक दिया है गंदम ना खरीद के। फिर तो आप पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले उसको थानों को ताले लगाएं, फिर वापडा को ताले लगाएं,
फिर पटवार खानों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ताले लगाए। करप्शन तो कहाँ करप्शन नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे ताला लगा देंगे उस डिपार्टमेंट को। ये आपकी नालायकी है, नाअहली है, जो कि छुपाने के लिए आप गलत किस्म के बहाने बना रहे हैं। सही। और हमारे साथ फिर इससे किसानों को अब कितना नुकसान हुआ, और इसी तरह अगर ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है फिर वापस इसको इंपोर्ट किया जाता है तो उससे वो ना सिर्फ कीमत बढ़ेगी, फिर उससे अगले साल की फसल के लिए फिर किसानों की भी एक तरह से हौसला शिकनी होती है। सर देखिए, किसानों के नुकसान का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि अगले आप देख लेंगे कि अभी मार्केटें सुनसान हो चुकी हैं। अभी छोटे शहरों की मार्केटें सुनसान हुई हैं। वहाँ पे मैरिज हॉल जो थे वो खाली पड़े हुए हैं, कोई फंक्शन नहीं हो रहे। और फिर ये इम्पैक्ट बड़े मार्केटों तक जाएगा और फिर मिलों तक जाएगा। अगले 3-4 माह में आपको पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे कि गंदम की दवाई का रिजल्ट क्या मिला है। ये पूरी मार्केट को वीरान कर जाएगा। आपको ताजर भी गालियां निकालेंगे, आपको सनतकार भी गालियां निकालेंगे। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहां से खरीदारी करेंगे, कहां से सिस्टम चलेगा। सारा सिस्टम खराब हो जाएगा इससे। अच्छा उमैर साहब, ये अब जो चूंकि ज़ाहिर है 4-5 रोज़ के बाद बजट आना है, एक हफ्ता का ही वक्त इसमें बचा है, तो अब इसमें कोई आप उम्मीद कर रहे हैं हुकूमत से किसानों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए, कोई इस तरह का रिलीफ आपको मिल जाए, कोई सब्सिडी मिल जाए, या इन चीज़ों की कीमतों में कोई कमी एक्सपेक्टेड है आपके लिए? सर ऐसा इसमें हमेशा किसानों के साथ ये होता है कि किसानों को बताया जाता है कि जनाब आपको 1500 अरब का पैकेज दे रहे हैं, आपको 2000 अरब का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है वो पैकेज सारे फिगर्स में होते हैं। वो जितने पैकेज होते हैं, आप अगर कहते हैं कि जी 100-200 अरब का पैकेज दे दिया है, पैकेज में क्या होता है कि उन्होंने प्राइवेट बैंक को कहा कि जनाब ये इसका इंटरेस्ट जो है वो हम 10% इंटरेस्ट या 5% जितना भी हो इंटरेस्ट वो हम देंगे। अगर 5 अरब दे दिया है तो उससे 100 अरब रुपया किसानों को दिलवा देते हैं कर्जे जी। तो वो 100 अरब का इम्पैक्ट नहीं होता उस पे, बात पे वो आप करते हैं। अगर देना है ज़राअत को तो डायरेक्ट दें। तो हमेशा ये हुआ है ज़राअत के साथ कि फिगर्स में उलझाया जाता है, रॉन्ग फिगर्स पेश की जाती है। पहले से जो भी हुकूमत आई है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि चीनी इंपोर्ट की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन गाड़ियों की जो यूज़ गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट में अब कमी की तजवीज़ सामने आई है और उनको बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। और इससे जो मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री है उसको क्या फ़ायदा है, नुकसान हो सकता है, क्या रेवेन्यू 70 से 80 अरब रुपए तक बढ़ सकता है, जो कि बज़ाहिर कहा जा रहा है कि इससे ऑटो इंडस्ट्री का रेवेन्यू 70 से 80 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री क्या चाहती है? जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं, उनकी इंपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या फिर वो चलती रहे? आप लोग का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? देखिए, हमने तो वेरी क्लियरली सारी बातें हुकूमत को हमने भेजी है, अपना बजट प्रपोजल भी भेजा है। बात ये कि लोकल असेंबलर्स जो है, आज तक ये असेंबलर से मैन्युफैक्चरर नहीं है। पिछले कोई 40 साल से टोयोटा, होंडा, सुजुकी ये गाड़ियां असेंबल करते रहे और आज तक मेड इन पाकिस्तान नाम की कोई गाड़ी नहीं है और आज तक हमने लोकलाइजेशन नहीं की। आज ये सारे प्रॉब्लम इसी वजह से हो रहे हैं कि हम आज तक असेंबलर थे, मैन्युफैक्चरर नहीं है। आज हमारी गाड़ी जो है वो लोगों की क़ुव्वत खरीद में नहीं है। आए दिन पैसे बढ़ा देते हैं, आए दिन हम बहुत सारे बहानों से जो है वो गाड़ियों की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम आवाम को सस्ती और म्यारी आज तक गाड़ी देने में कामयाब नहीं रहे। अब इनकी ख्वाहिश तो यही है कि जो यूज कार TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है ये या तो बंद हो जाए या कम से कम हो जाए, ताकि इनकी ज़ारादारी दोबारा कायम हो जाए और इनके मुकाबला करने के लिए कोई भी ना हो। तो शहजाद साहब, ये पाकिस्तान में मयारी गाड़ियाँ नहीं बन रही या बन ही नहीं रही? चूँकि जो चंद एक नाम हमारे सामने आते हैं, ये प्रिंसिपल, ये ब्रावो और दूसरे 2-4 नाम हैं जिनको पाकिस्तानी गाड़ियाँ कहा जाता है, तो ये भी पाकिस्तान में असेंबल नहीं हो रही, सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? जी शहजाद साहब, नहीं है। अब ये देखे ना, CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर
हमारा जो है मुल्क से बाहर जाता है। इस वक्त हमारे मुल्क को जो है वो डॉलर की जरूरत है, हम मुल्क के अंदर डॉलर लेकर आए। आज तक देखे ना, अभी इनको 2 पॉलिसियां दी गई, एक 16-21 और एक 21-26। आज तक इस पॉलिसी के ऊपर भी इन्होंने अमल नहीं किया। इसमें वाज़ेह तौर पे था कि मुल्क की जरूरत के बाद ये गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन नाकाम रहे हैं इसमें भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इनका कि ये लोकलाइजेशन करते नहीं है और मुसलसल ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज आप देखेंगे 3-4 दिन पहले जी। शहजाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बता रहे हैं कि हुकूमत ने तजावीज़ भेजी हैं, आने वाले बजट में वो रिलीफ चाहते हैं, लेकिन अब ये हुकूमत पर मुनहसर है कि ना इससे पहले हुकूमत ने उनकी तजावीज़ को कभी माना और ना इस बार उन्हें ये तवक्को है कि हुकूमत इसको मानेगी या नहीं मानेगी। पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल ज़रूर हो रही हैं लेकिन मैनुफैक्चर नहीं हो रही हैं, और ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त ये चाहती है कि पाकिस्तान में मैनुफैक्चरिंग प्लांट लगे। इस हवाले से बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए ताकि पाकिस्तान भी अपनी गाड़ियाँ बना सके। अभी जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ उनकी दरामदात को रोकने की अब तजवीज़ ज़रूर सामने आई है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट में इस हवाले से क्या फ़ैसला सामने आता है, और अगर इन गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर जो ऑटो इंडस्ट्री का ओवरऑल रेवेन्यू है वो 70 से 80 अरब रुपए तक बढ़ता है या नहीं बढ़ता। चूँकि ये इंडस्ट्री पिछले चंद सालों में बहुत ज़बूहाली का शिकार रही है, गाड़ियों की कीमतें बढ़ती रहीं। चूँकि जो एक्सचेंज रेट था वो जिस हिसाब से बढ़ा उसी हिसाब से न सिर्फ गाड़ियों की कीमतें बढ़ी बल्कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, जो एसेसरीज थी, उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ बड़े बड़े जो गाड़ियों के ब्रांड्स हैं उनकी चंद एक गाड़ियों की कीमतों में कमी ज़रूर की गई। उसकी क्या वजूहात थी, कोशिश करेंगे कि ये भी शहजाद साहब से जान सकें, और अगर अब ये सिलसिला इसी तरह तो ये इंडस्ट्री समझ सकती है। यानी शहजाद साहब, ये पिछले हमने कुछ दिनों में देखा कि जो बड़े बड़े कुछ ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी कुछ गाड़ियों की कीमतों में कमी भी की है, तो उसकी क्या वजूहात सामने आई हैं कि 15-15, 12-12 लाख की कमी ये गाड़ियों की कीमतों में की गई है? देखिए, ये आप किया वालों की स्टोनिक की बात कर रहे हैं जी। ये इनके पास कोई 3-3.5 हजार गाड़ियां ऐसी थी जो बिल्कुल डम हो गई थी और वो बिक नहीं रही थी प्राइस की वजह से। तो इन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 15 लाख रुपए की कमी की। अच्छा, आप कमी की, आवाम को ये गाड़ियों की बुकिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन तमाम के तमाम इनके ऑथराइज्ड डीलर के जो इन्वेस्टर जी। और शहजाद साहब, ये इस कमी के बाद तो लोग ऐसा इस जानिब गए कि अभी अक्टूबर-नवंबर तक भी ये इसकी ना बुकिंग मिल रही है, ना उनके पास अब नए यूनिट्स बाकी बचे हैं, वो तो अब ऑर्डर्स भी नहीं ले रहे। इतने ज़्यादा लोग इस वक्त इस गाड़ी के पीछे चले गए। मैं देखें, इन्होंने एक तो जो इनका एक डेडलॉक पड़ा हुआ था वो गाड़ियां किसी भी तरीके से इन्हें सेल करनी थी, वो ये सेल करने में कामयाब रहे। एक बहुत स्मार्ट प्ले गेम किया इन्होंने और उसमें ये कामयाब रहे, लेकिन ये आवाम को गाड़ियां नहीं मिली। अच्छा। ये इनके जितने भी इन्वेस्टर थे जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये गाड़ियां उन्होंने सबने खरीदी। साहब, इनका इस स्टेप के बाद क्या जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं सुजुकी या टोयोटा, क्या उन्होंने भी अपनी कीमतों में कमी की है? स्विफ्ट में या टोयोटा यारिस वगैरह की कीमतों में कमी आई है? देखें, ऐसे स्विफ्ट के अंदर इन्होंने 8 लाख रुपए की कमी जरूर की है, वो भी उस गाड़ी में कमी की है जो उनकी बिक नहीं रही। लेकिन इसके बरक्स टोयोटा ने जो अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 दिन पहले 8-8 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। HM शहजाद साहब, चेयरमैन ऑल डीलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।